हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को। शुरू करने से पहले मैं आपके लिए हमेशा की तरह एक कोटेशन लाई हूँ। तो कोटेशन है कि बुरे बुरे वक्त को दरकिनार न कीजिए, बुरे वक्त को दरकिनार न कीजिए, क्योंकि बुरा वक्त ही वो तिजोरी है जो आपको अच्छे वक्त की ओर ले जाते हैं। तो बच्चों इस दुनिया में ना दो टाइप्स के बच्चे होते हैं, दो टाइप्स के लोग होते हैं। जो एक लोग होते हैं जो अपने बुरे टाइम पर रोते रहते हैं एंड कुछ नहीं करते, एक ही जगह पर स्टे कर लेते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाता है। और दूसरे बच्चे ये होते हैं कि वो लोग बस प्रैक्टिस करते रहते हैं, बुरे वक्त को कहते हैं भाई तू भी आजा, तुझे भी देख लेते हैं, और प्रैक्टिस करके वो एक दिन अच्छे वक्त को ज़रूर, बुरे वक्त को अच्छे वक्त में ज़रूर बदलते हैं। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को। आई होप कि आप इस कोटेशन से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो बच्चों पढ़ते हैं यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज, जिसको हम रेप्लिकेज कहते हैं, ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल मॉलिक्यूल, वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से टू आइडेंटिकल कॉपीज़, यानी कि रेप्लिकेज बनाने को हम क्या बोलते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले इसके डीएनए पॉलीमरेजेस देख लेते हैं। जैसे कि हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था, उसमें बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेजेस थे, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, जो उसमें मेन था वो डीएनए पॉलीमरेज 3 था। तो ऐसे ही इसमें भी बहुत सारे डीएनए के पॉलीमरेजेस होते हैं। तो इनको हम डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 ना बोलते हुए डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन कहते हैं। इस तरह से ये टोटल 14 होते हैं, बट ये 5 जो होते हैं, जो 5 है, ये मेनली एंजाइम है। ठीक है, जो फर्स्ट पढ़ लेते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के बारे में। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के पास हमारे 5' to 3' पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है। पॉलीमरेज की एक्टिविटी मीन्स इसमें हमारा न्यूक्लियोटाइड एडिंग की एक्टिविटी होती है। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, यानी कि इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, यानी कि इस डीएनए न्यूक्लियोटाइड को चेक करना कि ये सही है, इसमें कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं आ गया, इसको हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं, जो कि इसके पास नहीं है। और इसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, जिसको हम प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी कहते हैं, वो भी इसके पास नहीं है। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, प्राइमर फॉर्मेशन। ये हमारे जब इनिशिएशन के टाइम आएगा उस टाइम पर प्राइमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज बीटा को। तो इसके पास क्या क्या है, इसके पास 5' to 3' की पॉलीमरेज सिंथेसिस की एक्टिविटी है, और प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी नहीं है, प्राइमरी रिमूवल की एक्टिविटी नहीं है, बेस एक्ससिजन रिपेयर में वर्क करता है ये। ठीक है, और फिर हमारा आता है डीएनए पॉलीमरेज गामा। इसके पास 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी है, प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी इसके पास है, और प्राइमरी रिमूवल की एक्टिविटी इसके पास भी नहीं है। ये कहाँ काम आता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी यूकैरियोट्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना अलग सा डीएनए होता है ना, तो वो डीएनए के पास ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि वो कैरेक्टर्स हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्मेशन को स्टार्ट करवाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हम पूरे वर्क कर पाते हैं। क्योंकि एटीपी तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारा पावर हाउस ऑफ द गैस है ना, इसी पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसीलिए वहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन के लिए वहाँ डीएनए चाहिए होता है। ठीक है, फिर हमारा है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के पास क्या है, 5' to 3' पॉलीमरेज की एक्टिविटी है, प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है, बट इसके पास प्राइमरी रिमूवल की एक्टिविटी नहीं है। कहाँ काम आते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। लैगिंग स्ट्रैंड मीन्स छोटे छोटे जो स्ट्रैंड बनते हैं, ये इनको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो इसके लिए हमारा पॉलीमरेज डेल्टा यूज़ होता है। पॉलीमरेज अल्फा किसके लिए यूज़ होता है, इसके पास 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी है। ठीक है, 3' to ये प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी भी है इसके पास प्राइमरी रिमूवल की एक्टिविटी नहीं है। ये लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस में वर्क करता है। लीडिंग स्ट्रैंड मीन्स कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, यानी कि जो हमारे इनिशिएशन के टाइम पे काम आएंगे। तो बच्चों ये तो हमारा है यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की एक छोटी सी झलक। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका फुल मैकेनिज्म कि कैसे यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम इनिशिएशन देख लेते हैं यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का। तो जैसे कि हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था, वहाँ पर एक स्पेशल साइट होती थी जो कि एटी रिच होती थी। वहाँ पर कौन से डोमेन होते थे,
13 और 9 जो यूनिट होते थे वहाँ पर होते थे। बट हमारे जो यूकैरियोट्स में क्या होता है, यहाँ पर हमारी ए डोमेन होती है, B1 डोमेन होती है और B2 डोमेन होती है। ठीक है, बहुत सारी डोमेन होती है, वहाँ पर 2 ही थी, यहाँ पर बहुत सारी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ARS के बारे में पढ़ लेते हैं कि ARS क्या होती है। ARS क्या होती है? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, इसको हम ARS कहते हैं, जहाँ पर हमारी इनिशिएशन हो गया, स्टार्टिंग ऑफ यूकैरियोटिक DNA का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, ये कितने बेस पेयर की होती है? 100 से 200 बेस पेयर की होती है ये। ठीक है, और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? A है, B1 है एंड B2 है, यानी कि A डोमेन है, तो A1, B1 एंड B2 क्या है? डोमेन से ARS का पार्ट है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन कहाँ पर स्टार्ट होती है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है विथ B2 डोमेन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक ARS होती है, ARS में इतने सारे डोमेन्स होती है, बता दिया है। फिर हमारे सबसे पहले एक आता है ORC, इसको बोलते हैं ओरिजिन रिकॉग्नाइजेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे कि हमारे प्रोकैरियोट्स में क्या था? DNA A, तो हमारा जो प्रोकैरियोट था उसमें क्या आता था? DNA A आता था, पर हमारे यूकैरियोट में क्या आ रहा है? ORC आ रहा है। ORC कॉम्प्लेक्स कहाँ पर जुड़ रहा है? A1 डोमेन पर जुड़ रहा है। जैसे वो A1 डोमेन पर जुड़ा, वो क्या रिक्रूट करता है? हमारा CDC1 एंड CDC6 को रिक्रूट करता है। ठीक है, ये फर्दर CDC1 एंड CDC6 क्या करते हैं? हेलिकेज को लोड करते हैं, हेलिकेज को लोड करेंगे। तो CDC1 एंड CDC6 क्या कराते हैं? हेलिकेज को लोड कराते हैं। ठीक है, कहाँ पर? B2 डोमेन पर। क्यों कराएंगे? क्योंकि यहाँ पर AT का सीक्वेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे ही हेलिकेज यहाँ पर लोड हो गया, तो हेलिकेज क्या था? यहाँ पर इनएक्टिव कंडीशन में था। कौन सी फेज़ की बात कर रहे हैं हम? G1। यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन फेजेस में होता है। G1 फेज़ में हेलिकेज की लोडिंग हो जाती है, पर इनएक्टिव स्टेट में होती है। इसको एक्टिव कराने के लिए भी कुछ प्रोटीन चाहिए, हमें एंजाइम चाहिए। तो किससे होता है? MCM का पूरा नाम क्या होता है? पहले ये पढ़ लेते हैं। MCM का पूरा नाम होता है मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस प्रोटीन। ठीक है, कितने सब यूनिट की होती है? 2 से 7 सब यूनिट की होती है। जैसे ही यहाँ पर लोड हो गया, तो इसका एक्टिवेशन कराएंगे। तो एक्टिवेशन कराने के लिए कौन कौन सी प्रोटीन्स आती है? एक्टिवेशन कराने के लिए यहाँ पर CDK एंड DDK आते हैं। CDK की फुल फॉर्म क्या होती है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और DDK की फुल फॉर्म क्या होती है? DNA बाइंडिंग फैक्टर डिपेंडेंट काइनेज। जैसे कि काइनेज नाम से हम पता चल रहा है कि क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप की एडिंग करेगा। और यहीं पर हमारा जो मॉलिक्यूल होता है CDC6, वो क्या करता है? ATP की हाइड्रोलाइसिस कराता है। ATP हाइड्रोलाइसिस हुई तो B2 डोमेन पे क्या हो जाएगी? हमारी मेल्टिंग हो जाएगी। जैसी मेल्टिंग हो जाएगी तो हमारा बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बबल जब बनेगा तो रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होगी, मतलब इस साइड को भी होगी और इस साइड को भी होगी। तो ये तो हमारी पूरी बात होगी इनिशिएशन कैसे होता है DNA रेप्लिकेशन का इन यूकैरियोट्स में। तो चलो फर्दर हम इसका इलॉन्गेशन देख लेते हैं। तो इनिशिएशन हो गया था हमारे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का, अब हम इसका इलॉन्गेशन करेंगे। इलॉन्गेशन के लिए सबसे पहले आता है हमारा RNA प्राइमेज। RNA प्राइमेज क्यों आता है? क्योंकि हमारे जो भी सारे DNA होते हैं ना, DNA पॉलीमरेजेस, वो सभी OH डिपेंडेंट होते हैं, OH चाहिए होते हैं उन्हें। पर हम तो जानते हैं कि DNA के पास OH नहीं होते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमें RNA का प्राइमर चाहिए। RNA का प्राइमर जोड़ने के लिए यहाँ पर प्राइमेज आएगा। ठीक है, प्राइमेज आएगा, क्या करेगा? 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। उसके बाद DNA पॉल अल्फा आएगा, क्या करेगा? 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड और ऐड करेगा। ये क्या बन जाएगा? हमारा DNA RNA हाइब्रिड बन जाएगा। क्योंकि हम इस पे DNA पॉल अल्फा जोड़ रहे हैं, क्योंकि RNA को स्टेबल करने के लिए चाहिए हमें, क्योंकि फिर बाद में कोई एरर फ्रॉड ना कर दें, इसीलिए। इसके बाद हमारा मेन जो लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करने वाला एंजाइम है, मेन लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? अपसाइलेन चाहिए, DNA पॉल अपसाइलेन। ठीक है, वो आएगा एंड इसका पूरा रेप्लिकेशन कराएगा सीधे और एक लीडिंग स्ट्रैंड बना देगा। ठीक है, ये हमारा ARS हो गया। ठीक है, ARS के पीछे पीछे जो स्ट्रैंड बनेंगे, ठीक है, जो भी स्ट्रैंड बनेंगे वो सारे लैगिंग बनेंगे। ठीक है, जो लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं, जितने भी हमारे ARS के आगे चल रहा होता है जो स्ट्रैंड, उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है, कंटिन्यूस स्ट्रैंड होते हैं। और जो भी स्ट्रैंड ARS के पीछे बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड।
ओके, लैगिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ARS के पीछे बन रहे हैं, लैग लैग करके बनेंगे। सबसे पहले ये बनेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये बनेगा, ये इसके साथ आ जाएगा, फिर ये बनेगा, धीरे लैग लैग होके बन रहे हैं, इसीलिए इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। और ARS के आगे जो भी है वो कंटिन्यूस बनेंगे, तो इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा ये ARS है, ARS इधर की ओर है, यहाँ है, तो ये इसके पीछे बन रहे हैं। यहाँ पर प्राइमेज आएगा, जुड़ेगा, DNA और RNA का हाइब्रिड बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे लैगिंग स्ट्रैंड बनेंगे, ये बन गया, सीधे यहाँ चले जाएगा, फिर और बनेगा, फिर यहाँ चले जाएगा, ऐसे बनते रहेंगे। और ARS के आगे जो भी स्ट्रैंड बनेगा, प्राइमेज आएगा, RNA प्राइमेज आएगा, RNA प्राइमेज बनाएगा, DNA पॉल अल्फा आएगा, DNA का हाइब्रिड बनाएगा, दोनों हाइब्रिड बनेंगे, ये लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा क्योंकि ये ARS के आगे है। ठीक है, तो सीधे, और यहाँ पर हमारे टोपो आइसोमरेजेस आएंगे, क्योंकि इस टाइम पर देखो ये बना हमारा बबल, यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो रही है, लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो रही है, तो बहुत ही कॉइलिंग होगी इसमें, सुपर कॉइलिंग होगी बहुत ज़्यादा। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, टोपो आइसोमरेज आएगा। टोपो आइसोमरेज भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखिए टोपो आइसोमरेज यूकैरियोट्स में 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक टोपो आइसोमरेज 1 होता है, टोपो आइसोमरेज 1, दूसरा क्या होता है, टोपो आइसोमरेज 2 होता है, टॉप 2। ठीक है, जो टोपो आइसोमरेज 1 होता है वो क्या करता है, सिर्फ सुपर कॉइलिंग रिमूव करता है। ठीक है, रिमूव करता है। और जो टोपो आइसोमरेज 2 होता है वो क्या करता है, डीकैटेनेशन करता है, डीकैटेनेशन, यानी कि जब हमारा प्रोकैरियोट्स में छल्ला बन गया था ना, ऐसे एक दूसरे पर अटक गए थे, यहाँ पर डबल इन्होंने क्या किया, ब्रेक मार दिया और एक सिंगल स्ट्रैंड ऐसे 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 मिल गया। ठीक है, 2 मिल गए, जबकि ये सिर्फ सुपर कॉइलिंग रिमूव कराते हैं। ये क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड पर कट करता है, एक ही स्ट्रैंड पर निक करेगा ये। और ये क्या करता है, डबल स्ट्रैंड, ये डबल स्ट्रैंड को कट करता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड को कट करता है। ओके, टोपो आइसोमरेज 1, टोपो आइसोमरेज 2 समझ आ गया ना, क्या करते हैं, सुपर कॉइलिंग रिमूव करते हैं ओनली टोपो आइसोमरेज 1, और सिंगल स्ट्रैंडेड निक करता है, एक ही स्ट्रैंड पर निक कर सकते हैं। जबकि हमारा टोपो आइसोमरेज 2 क्या है, डीकैटेनेशन में हेल्प करता है। जब प्रोकैरियोटिक में ऐसी कंडीशन हो गई थी जहाँ पर एक लास्ट में टर्मिनेशन का पॉइंट आया था, तब टोपो आइसोमरेज आया था, उसने कट किया था, तब 2 हमें सर्कुलर DNA मिले थे। ठीक है, ये ATP इंडिपेंडेंट होता है, कोई ATP नहीं चाहिए इसे। ठीक है, बट ये क्या होता है, ATP डिपेंडेंट होता है, ATP चाहिए इसे कट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टोपो आइसोमरेज के बारे में। ओके, उसके बाद ये सब कुछ हो गया, तो अब हमारी बबल कंटिन्यू बनेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा इलोंगेशन का, देखिए लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड जब पूरे बन जाते हैं, उसके बाद हमारा ज़रूरी हो जाता है कि हम जो ये RNA का प्राइमर है और ये DNA का प्राइमर है, दोनों को रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। RNA हाईली अनस्टेबल है और हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें DNA बनाना है रेप्लिकेशन करके। और जो DNA प्राइमर था वो किससे बना था, हमारा DNA पॉल अल्फा से बना था। इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, तो इसके हाईली चांस होंगे कि ये पूरा एरर प्रोन होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी गलत न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, जिसकी वजह से कुछ भी आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन दोनों को रिमूव करने के लिए 2 स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। RNA को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है, RNase H होता है। ठीक है, इसको रिमूव, RNA प्राइमर को रिमूव करता है। RNase H क्या करता है, RNA प्राइमर को रिमूव करता है। और फिर DNA प्राइमर को रिमूव करने के लिए क्या आता है, यहाँ पर फैन आता है, फैन। ठीक है, फैन जो होता है वो हमारा DNA प्राइमर को रिमूव, जो फैन है, फैन का फुल नाम क्या है, फ्लैप एंडो न्यूक्लियस 1। ठीक है, दोनों रिमूव हो गए। जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, ये तो गंदा हो गया, दूसरा फॉग बना लेती हूँ मैं। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के प्राइमर रिमूवल के बाद ऐसी कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर हमारा ARS है, यहाँ पर ARS है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जाएगा, कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा। प्राइमर रिमूव हो गया तो खाली इस टाइप के स्ट्रेस, धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रेस बन जाएंगे। ये हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा है, तो ये हमारा ARS की पीछे है, तो ये शॉर्ट स्केच बन जाएंगे और एक लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा। ओके, अब ये जो गैप बन गया, इसको भरने के लिए क्या आ जाएगा, DNA लाइगेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सील करवा देगा, बंद करवा देगा सील। और फिर यहाँ पर हमारा
पॉल ऑफ साइलेन आएगा और एक गैप की फिलिंग कर देगा। यहाँ पर पॉल डेल्टा आएगा और लैगिंग स्ट्रैंड की फिलिंग करवा देगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड कैसे बन जाएगा फिर सीधे कंटिन्यूस दूसरे ORI या ARS के पास चले जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रैंड कंटिन्यूस बन के इस साइड से दूसरी स्ट्रैंड की ओर चले जाएगा। ठीक है, हमारा जो यूकैरियोटिक सिस्टम होता है उसमें बहुत बड़ा DNA, लार्ज अमाउंट में DNA है, तो इस पर एक DNA में बहुत सारी ARS होंगी। हमने तो सिर्फ एक ARS के बारे में बात किया था, ऐसी बहुत सारी ARS होंगी। देखिए हमने एक ही का बनाया था ऐसे। तो DNA रेप्लिकेशन ऐसे सीधे चल रहा होगा, याली ARS तक जाएगा, यहाँ पर होगा, फिर याला खुलेगा DNA, फिर याली सीधे से एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर हमें इस पूरे ऊपर वाले के दो, एक पेरेंटल वाला DNA मिल जाएगा, एक जो बना है न्यूली स्ट्रैंड मिल जाएगा और एक पेरेंटल स्ट्रैंड बनेगा। ऐसे ही हमारे नीचे वाले स्ट्रैंड का भी क्या हो जाएगा, एक पेरेंटल स्ट्रैंड बनेगा और एक न्यूली। तो बच्चों यूकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन का कोई टर्मिनेशन अभी तक नोन नहीं है, बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम एंड DNA रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं टीलोमेरेज से। जो टीलोमेरेज होता है वो किससे बना होता है, RNA प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बना होता है। जो इसकी यूनिट है क्या है, ACCC। ठीक है, ये क्या है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, मतलब इसे कोई टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती है सीक्वेंसिंग के लिए। और ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं जी रिच सीक्वेंस को, जहाँ पर जी रिच होगा, जी कोई भी सीक्वेंस होगा उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो ये रहता है कि हमारा पेरेंट स्ट्रैंड है, और ये जो टीलोमेरेज की एंड रेप्लिकेशन की प्रॉब्लम होती है वो हमारे लैगिंग स्ट्रैंड में ज़्यादा आती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा लैगिंग बन रहा है, जब हमने इसमें से प्राइमर रिमूव कर लिया, सारा प्राइमर रिमूव कर लिया, लाइगेज आएगा, सील करेगा, फिर DNA पॉलीमरेज डेल्टा आएगा तो इसको पूरा कंप्लीटली बना देगा। ऐसे नीचे स्ट्रैंड के साथ होगा, पूरी बन जाएगी ये। बट एट द लास्ट में ये हमारा 5 प्राइम, देखिए एट द लास्ट में 5 प्राइम की ओर हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब RNA प्राइमर रिमूव होगा तो देखिए ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ये इस टाइप की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गैप क्रिएट हो जा रहा है। इस साइड भी गैप क्रिएट हो जाएगा, इस साइड भी हमारा गैप क्रिएट हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, DNA रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, अब इसको फिल करने के लिए हमारा क्योंकि DNA रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होती है, जो DNA पॉलीमरेज होता है, DNA पॉलीमरेज कोई भी, जैसे कि DNA पॉलीमरेज हमारा डेल्टा था, वो लास्ट में 5 प्राइम को कभी भी स्विच नहीं कर सकता है, 5 प्राइम को स्विच नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। इस साइड भी 5 प्राइम को स्विच नहीं कर पाएगा, DNA पॉलीमरेज डेल्टा इसको भी स्विच नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये दिक्कत आएगी। तो बच्चों हमारा टीलोमेरेज यहाँ पर आएगा, क्या करेगा, टीलोमेरेज क्या करता है, एक तो ये एक्स्ट्रा टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है, हमारे जो पेरेंट DNA है उसको एक्स्ट्रा इलार्ज कर देगा, और जो हमारा दूसरा गैप बन गया था इसके नीचे पेरेंट्स DNA को एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी दे देगा। जैसे कि देखिए यहाँ ये कौन से सीक्वेंस को फाइंड करता है, ऐसे सीक्वेंस को फाइंड करता है जहाँ पर जी रिच होता है, यानी कि TGGG ऐसे सीक्वेंस पे ये जाएगा और बाइंड हो जाएगा। इसका जो लास्ट वाला AC है, AC कहाँ पर बाइंड हो जाएगा, ACCCACC यहाँ पर बाइंड हो गया। तो देखो अब ये पूरा बाइंड हो गया तो क्या बन जाएगा, देखो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया ना इन दोनों के बीच में। अब तो ये इधर को खुद ही बन सकते हैं, सारे न्यूक्लियोटाइड खुद बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं, ACCCA, देखिए पूरा बन गया, ये वाला स्टैंड भी पूरा बन गया और पेरेंटल स्टैंड भी पूरा बन गया। और ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा वाले बच गया, इतना वाला जो बच गया, ये ऊपर चल के सेम कॉपी बना लेगा और जो पेरेंटल DNA है उसको एक्स्ट्रा इनलार्ज कर लेगा। तो इस तरह से ये वाली सारी प्रॉब्लम एट द लास्ट में क्या होगा कि कुछ एंजाइम आएंगे, फैन आएगा एक, ये एंजाइम था ना जो DNA टेम्पलेट को कट कर देता है, तो यहाँ से कट कर देगा
ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा और जितना पोर्शन हमें चाहिए वो पूरा मिल जाएगा। तो ये हमारी एन टीलोमेरेज की प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। तो बच्चों ये थी हमारी पूरी यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन।